नमस्कार, नेक्स्ट आइज हिंदी के HOD अंक में आपका स्वागत है। आइए आज की पहली न्यूज के ऊपर चर्चा करते हैं। इस न्यूज को इंडियन एक्सप्रेस ने कवर किया था अपने पेज नंबर 21 पर और ये IR सेक्शन की न्यूज है जो GS पेपर 2 के अंतर्गत शामिल होगी। न्यूज ये है कि नाटो ने कहा कि वह इस सप्ताह अंडर सी पावर केबल एंड 4 इंटरनेट केबल में संदिग्ध तोड़फोड़ के बाद बाल्टिक सागर में अपनी उपस्थिति बढ़ाएगा। बाल्टिक सागर उत्तरी अटलांटिक महासागर की एक शाखा है। अटलांटिक सी की लोकेशन यहां से यहां तक पूरा, ये आप बाल्टिक सी की लोकेशन देखिए। यह स्कैंडिनेवियाई प्रायद्वीप उत्तरी यूरोप, पूर्वी यूरोप, मध्य यूरोप की एक मुख्य भूमि और डेनिश द्वीपों से घिरा हुआ है। ये आप स्कैंडिनेवियाई प्रायद्वीप को देख सकते हैं जिसके अंतर्गत नॉर्वे, स्वीडन जैसे देश आते हैं। अब बात करते हैं सराउंडेड बाई कंट्री, यानी किन देशों से इसकी सीमाएं घिरी हुई हैं बाल्टिक सागर की। क्वेश्चन पूछ सकता है UPSC। बात करें तो बाल्टिक सागर डेनमार्क से लगा हुआ है और उसके बाद जर्मनी से, पोलैंड से इसकी सीमा लगती है, लिथुआनिया से सीमा लगती है, लाटविया से लगती है, एस्टोनिया से लगती है, फिनलैंड से लगती है और लास्ट में स्वीडन से लगती है और यहाँ पे रूस से लगती है। यह फिनलैंड की खाड़ी द्वारा सेंट पीटर्सबर्ग से भी जुड़ा हुआ है। ये गल्फ ऑफ फिनलैंड है और ये सेंट पीटर्सबर्ग है। इसकी लोकेशन आप देख लीजिए। यह रीगा की खाड़ी एस्टोनिया और लाटविया के बीच स्थित है। ये गल्फ ऑफ रीगा है, ये एस्टोनिया है, ये लाटविया है। तो इसकी लोकेशन को मैप पे एक बार अच्छी तरह से और रिवाइज कर लीजिएगा, प्रैक्टिस कर लीजिएगा, क्वेश्चन पूछ सकता है। अगली न्यूज की ओर बढ़ेंगे। इस न्यूज को इंडियन एक्सप्रेस ने कवर किया था अपने पेज नंबर 23 पर और ये इकोनॉमी सेक्शन की न्यूज है जो GS पेपर 3 के अंतर्गत शामिल होगी। न्यूज ये है कि करंट अकाउंट डेफिसिट इन नैरो टू $11.2 बिलियन इन Q2 RBI। देश का CAD यानी करंट अकाउंट डेफिसिट जुलाई सितंबर 2024 तिमाही में मामूली रूप से कम होकर $11.2 अरब या GDP का 1.2% हो गया है, जो पिछले वित्त वर्ष की समान अवधि में $11.3 अरब या GDP का 1.3% था। यानी कुल मिला के बात करें तो करंट अकाउंट डेफिसिट बढ़ गया है। RBI के आंकड़ों से शुक्रवार को पता चला कि अप्रैल सितंबर अवधि फाइनेंशियल ईयर 2024-25 के दौरान करंट अकाउंट डेफिसिट यानी चालू खाता घाटा $21.4 अरब GDP का 1.2% था, जबकि 2023-24 की पहली छमाही में यह $20.2 अरब GDP का 1.2% था। करंट अकाउंट डेफिसिट बात करें तो ये वस्तुओं एवं सेवाओं के निर्यात और आयात के बीच का डिफरेंस होता है। मान लीजिए कि वस्तुओं एवं सेवाओं का आपने एक्सपोर्ट किया और जो सामान मंगाया बाहर विदेश से, मान लीजिए अमेरिका से मंगाया, और जितना सामान आपने निर्यात किया उसके बीच का डिफरेंस होता है करंट अकाउंट डेफिसिट। यानी कि एक्सपोर्ट की तुलना में जब इंपोर्ट अधिक होता है और एक्सपोर्ट कम होता है तो CAD होता है, करंट अकाउंट डेफिसिट होता है। अगर यही एक्सपोर्ट बढ़ जाए और ये इंपोर्ट घट जाए तो क्या होगा? करंट अकाउंट सरप्लस होगा। डेफिसिट मतलब लॉस और सरप्लस मतलब फायदा, लाभ। और यह देश के एक्सटर्नल सेक्टर यानी बाहरी क्षेत्र का एक की इंडिकेटर्स होता है, एक प्रमुख संकेतक होता है, इंपॉर्टेंट एरिया है। यहाँ से क्वेश्चन UPSC करंट अकाउंट डेफिसिट के ऊपर पूछता रहा है, इसलिए इसको अच्छे से कवर कीजिएगा, क्वेश्चन पूछ सकता है। अगली न्यूज की ओर बढ़ेंगे। इस न्यूज को इंडियन एक्सप्रेस ने कवर किया था अपने पेज नंबर 1 पर और ये भी इकोनॉमी सेक्शन की न्यूज है जो GS पेपर 3 के अंतर्गत शामिल होगी। न्यूज ये है कि HCES 2023-24 यानी हाउस होल्ड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर पर की फाइंडिंग्स आई है, उसका निष्कर्ष निकाला जा सकता है। यहाँ पे खाद्य व्यय में वृद्धि हुई है यानी फूड एक्सपेंडिचर में इंक्रीमेंट हुआ है, उसके ऊपर चर्चा कर लेते हैं। वर्ष 2023-24 में मासिक व्यय में फूड की हिस्सेदारी यानी खाद्य की हिस्सेदारी बढ़ी है, जो उच्च खाद्य कीमतों को दर्शाती है। ग्रामीण परिवारों का फूड एक्सपेंडिचर 46.38% से बढ़कर 47.04% हो गया है। शहरी परिवारों का फूड एक्सपेंडिचर 39.17% से बढ़कर 39.68% हो गया है। शहरी ग्रामीण एक्सपेंडिचर अंतर कम होना, उसके ऊपर बात करें तो ग्रामीण और शहरी परिवारों के बीच औसत मासिक उपभोग व्यय में अंतर 2022-23 में जहां 71.2% से घटकर 2023-24 में 69.7% हो गया। ग्रामीण औसत मासिक उपभोग व्यय प्रति व्यक्ति बढ़कर 4,122 रुपए यानी कुल मिला के 9.3% की वृद्धि हुई है। वहीं शहरी औसत मासिक उपभोग एक्सपेंडिचर की बात करें तो प्रति व्यक्ति 6,459 रुपए से बढ़कर 6,996 रुपए हो गया है। इनके ऊपर UPSC क्वेश्चन पूछता रहा है, इसलिए इस न्यूज को कवर करना इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगली न्यूज की ओर बढ़ेंगे। इस न्यूज को इंडियन एक्सप्रेस ने कवर किया था अपने पेज नंबर 1 पर और ये गवर्नेंस सेक्शन की न्यूज है जो GS पेपर 2 के अंतर्गत शामिल होगी। न्यूज ये है कि PM केयर फंड रिसीव्ड ₹912 करोड़ कंट्रीब्यूशन इन ईयर आफ्टर कोविड पेंडेमिक। कोविड-19 महामारी के मद्देनजर देश में लॉकडाउन के 3 दिन बाद 27 मार्च वर्ष 2020 को नई दिल्ली में पंजीकरण अधिनियम 1908 के अंतर्गत PM केयर्स फंड को एक सार्वजनिक
सामूहिक धर्मार्थ ट्रस्ट के रूप में रजिस्टर यानी पंजीकृत किया गया था। इसे कोविड-19 महामारी से उत्पन्न किसी भी तरह का आपात या संकट की स्थिति से निपटने और प्रभावितों को राहत प्रदान करने के प्राथमिक उद्देश्य से एक डेडिकेटेड फंड यानी प्राथमिक कोष की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए स्थापित किया गया था। प्रधानमंत्री पीएम केयर्स फंड के पदेन अध्यक्ष होते हैं। अगर क्वेश्चन पूछ सकता है यूपीएससी कि पीएम केयर्स फंड का क्या स्ट्रक्चर होता है, तो ध्यान में रखिएगा पदेन अध्यक्ष प्रधानमंत्री स्वयं होते हैं, जबकि रक्षा मंत्री, गृह मंत्री और वित्त मंत्री फंड के पदेन ट्रस्टी होते हैं। और पीएम केयर्स फंड के न्यासी बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में प्रधानमंत्री न्यायमूर्ति केटी थॉमस जो रिटायर हो चुके हैं और करिया मुंडा को ट्रस्टी के रूप में नॉमिनेट किया है। पीएम केयर्स फंड में डोनेशन यानी दान इनकम टैक्स एक्ट 1961 के अंतर्गत 100% छूट के लिए इनकम टैक्स की जो सेक्शन 80G यानी धारा 80G के तहत वो लाभ के लिए एलिजिबल यानी पात्र होगा। अगर कोई व्यक्ति पीएम केयर्स फंड में 2 लाख रुपए का डोनेशन दान देता है, मान लीजिए मैं 2 लाख रुपए का पीएम केयर्स फंड में डोनेशन करता हूं, दान देता हूं, तो जब मैं इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने लगूंगा तो 2 लाख रुपए की छूट क्लेम कर सकता हूं। किसके द्वारा? इनकम टैक्स एक्ट 1961 की सेक्शन 80G के अंतर्गत। क्वेश्चन यूपीएससी पूछ सकता है, कोई व्यक्ति अगर पीएम केयर्स फंड में डोनेट करता है तो किसके अंतर्गत वो लाभ प्राप्त कर सकता है? ऑप्शन दे सकता है 80G, 80C, 80D। तो कंफ्यूज मत होइएगा, ये इंफॉर्मेशन आपके लिए बहुत वहां मददगार साबित हो सकती है। इसको अच्छे से रिवाइज कीजिएगा। पीएम केयर्स फंड में डोनेशन यानी दान कंपनी एक्ट यानी कंपनी अधिनियम 2013 के अंतर्गत CSR यानी कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी एक्सपेंडिचर के रूप में काउंट किए जाने के लिए भी एलिजिबल होगा। आप जानते हैं कि कंपनियों को CSR के तहत 2% कम से कम डोनेशन या दान करना होता है, खर्च करना होता है। तो कोई कंपनी यहाँ पे अगर खर्च करती है, कोई भी कंपनी अगर पीएम केयर्स फंड में डोनेट करती है तो CSR के तहत भी क्लेम कर सकती है। ठीक है, अगली न्यूज की ओर बढ़ेंगे। इस न्यूज को द हिंदू ने कवर किया था अपने पेज नंबर 10 पर और ये गवर्नेंस सेक्शन की न्यूज है जो जीएस पेपर 2 के अंतर्गत शामिल होगी। न्यूज ये है कि 22% राइज इन एनरोलमेंट आफ्टर स्मार्ट क्लासरूम इनिशिएटिव। स्मार्ट सिटीज मिशन के अंतर्गत स्मार्ट क्लासरूम के प्रभावों की बात करते हैं तो यहाँ पे एनरोलमेंट में यानी नामांकन में वृद्धि हुई है। स्मार्ट क्लासरूम के कारण वर्ष 2015-16 और 2023-24 के बीच टोटल एनरोलमेंट यानी कुल नामांकन में 22% की वृद्धि हुई है। स्मार्ट क्लासरूम का विकास की बात करें तो ये 71 शहरों में 2398 सरकारी स्कूलों में 9433 स्मार्ट क्लासरूम विकसित किए गए। और बात करें अगर स्टेट वाइज तो कर्नाटक में सबसे अधिक प्रोजेक्ट यानी परियोजनाएं 80 हैं। उसके बाद दूसरा स्थान राजस्थान का आता है जहां पे 53 प्रोजेक्ट यानी परियोजनाएं हैं। और सबसे चिंताजनक स्थिति है पश्चिम बंगाल की जहां सबसे कम प्रोजेक्ट यानी परियोजनाएं हैं, केवल 2 हैं। और स्मार्ट सिटीज मिशन के ऊपर अगर बात करें तो ये मिशन जून 2015 में मेन इंफ्रास्ट्रक्चर एंड क्वालिटी ऑफ लाइफ को देखते हुए यानी मुख्य बुनियादी ढांचा और जीवन की गुणवत्ता प्रदान करने के लिए लॉन्च किया गया था और नवंबर 2024 तक 91% परियोजनाएं पूरी हो चुकी हैं इस मिशन के अंतर्गत। तो आप मेंस का उत्तर लिख रहे होते हैं तो इस तरह के डेटा आपको बहुत हेल्पफुल हो सकते हैं, मददगार साबित हो सकते हैं। यूपीएससी प्रीलिम्स एग्जामिनेशन में स्टेटमेंट फॉर्म में तो क्वेश्चन पूछ ही सकता है इसके ऊपर, तो इसको अच्छे से कवर कीजिएगा। अगली न्यूज की ओर बढ़ेंगे। इस न्यूज को द हिंदू ने कवर किया था अपने पेज नंबर 10 पर और ये साइंस एंड टेक सेक्शन की न्यूज है जो जीएस पेपर 3 के अंतर्गत शामिल होगी। न्यूज ये है कि आईआईटी बॉम्बे टीम मेक्स निडल फ्री सॉक सिरिंज फॉर पेनलेस इंजेक्शन। प्रोफेसर वीरेन मेंजेस के नेतृत्व में आईआईटी बॉम्बे के शोधकर्ताओं ने एक निडल फ्री यानी सुई रहित, जहां पे अभी तक किसी व्यक्ति को इंजेक्शन लगाना होता था तो इंजेक्शन से लगाया जाता था और उसके कारण पेन होता था, लेकिन यहाँ पे इसके डेवलपमेंट के बाद पेनलेस यानी बिना दर्द के सॉक सिरिंज विकसित की गई है और इसको जर्नल ऑफ बायोमेडिकल मटेरियल्स एंड डिवाइसेस में प्रकाशित किया गया है इस रिपोर्ट को। अब बात करते हैं इसके मैकेनिक्स यानी तंत्र के रूप में ये कैसे काम करता है। निडल के बजाय स्किन यानी त्वचा को छेदने के लिए हाई एनर्जी प्रेशर वेव्स सॉक वेव्स का प्रयोग करता है और डिवाइस में ड्राइवर संचालित और ड्रग होल्डर सेक्शन के साथ एक माइक्रो सॉक ट्यूब होती है। दबाव वाली नाइट्रोजन गैस दवा का एक माइक्रोजेट बनाती है जो स्किन यानी त्वचा में प्रवेश करने के लिए तेज गति से ट्रेवल करती है, यात्रा करती है। इस तरीके से दवा शरीर के अंदर प्रवेश कर जाती है। तो एक बहुत अच्छी डेवलपमेंट है, क्वेश्चन पूछ सकता है यूपीएससी। अगली न्यूज की ओर बढ़ेंगे। इस न्यूज को पीआईबी ने कवर किया था और ये साइंस एंड टेक सेक्शन की न्यूज है जो जीएस पेपर 3 के अंतर्गत शामिल होगी। न्यूज ये है कि शोधकर्ताओं ने भारत के ग्रामीण क्षेत्रों के अपच रोगियों में एच पाइलोरी और इसके उत्परिवर्तन का पता लगाने के लिए न्यूनतम लागत पर एक पॉइंट ऑफ केयर डायग्नोस्टिक सेवा के रूप में फेलुदा को विकसित करने एक तरीका खोज लिया है। जिनके पास डायग्नोस्टिक लेबोरेटरी यानी प्रयोगशालाओं की एक न्यूनतम या कोई
पहुंच नहीं है। एच पाइलोरी के संक्रमण से दुनिया की 43% पॉपुलेशन यानी आबादी प्रभावित है, जिसमें गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल विकारों की एक विस्तृत श्रृंखला शामिल है, जिसमें पेप्टिक अल्सर, गैस्ट्रिक अपच और यहां तक कि गैस्ट्रिक कैंसर भी शामिल है। क्लेरोथाइमिसिन के प्रति प्रतिरोध, जो मुख्य रूप से एच पाइलोरी के 30S राइबोसोमेल आरएनए कोडिंग जीन में बिंदु उत्परिवर्तन के लिए जिम्मेदार होते हैं, पब्लिक हेल्थ के लिए एक वैश्विक खतरा पैदा करता है, जिसके उन्मूलन के लिए बार-बार डायग्नोस्टिक परीक्षण और विभिन्न एंटीबायोटिक संयोजनों के कई सोर्स का उपयोग आवश्यक हो जाता है। इसके लिए मानव नमूनों में एच पाइलोरी की उपस्थिति का पता लगाने के साथ साथ एंटीबायोटिक संवेदनशीलता की पहचान के लिए कॉस्ट इफेक्टिव डायग्नोस्टिक साधनों के रूप में न्यू डायग्नोस्टिक रणनीतियों का एकीकरण इसके तेजी से उन्मूलन के लिए महत्वपूर्ण है। साथियों, आज के एचओडी अंक को यहीं पर समाप्त करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट अंक में कुछ और इंपॉर्टेंट न्यूज के साथ। तब तक जुड़े रहिए नेक्स्ट आइज हिंदी के साथ। धन्यवाद।